आज संसद सत्र का आखिरी दिन भी था। जिस हंगामे के साथ यह सत्र शुरू हुआ था उससे कहीं ज्यादा बड़े हंगामे और बवाल के साथ सत्र खत्म हुआ। आज संसद सत्र के आखिरी दिन भी विरोध प्रदर्शन चलता रहा। अंबेडकर पर अमित शाह के बयान के विरोध में कांग्रेस ने प्रोटेस्ट किया। मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर प्रियंका वाड्रा तक प्रोटेस्ट में शामिल हुए। बीजेपी ने संसद सत्र के आखिरी दिन राहुल गांधी के खिलाफ जोरदार प्रोटेस्ट मार्च निकाला। बीजेपी सांसदों ने संसद के बाहर नारेबाजी करते हुए मार्च निकाला। राहुल गांधी माफी मांगो, गुंडागर्दी नहीं चलेगी जैसे नारे बीजेपी के मार्च में लग रहे थे। लेकिन आपने एक चीज गौर की, राहुल गांधी नहीं दिख रहे हैं जो कांग्रेस वाला प्रदर्शन था उसमें। राहुल गांधी आज कहां थे वो भी बताऊंगा। लेकिन संसद का सत्र खत्म हो गया। इस सत्र में राहुल गांधी पर जो आरोप लगे वो खत्म नहीं हुए। इन आरोपों की वजह से ही यह सत्र कभी नहीं भूला जा सकेगा, क्योंकि आज तक नेता विपक्ष तो छोड़िए, किसी सांसद पर वैसे आरोप नहीं लगे जो राहुल गांधी पर लग गए। लेकिन राहुल गांधी पर एफआईआर हुई तो उनकी बहन और कांग्रेस सांसद प्रियंका वाड्रा ने आरोपों को वैसे ही हवा में उड़ा दिया जैसे जॉर्ज सोरेस से जुड़े आरोपों को हवा में उड़ा दिया गया। एक बार प्रियंका वाड्रा को सुनिए, फिर आपको बताऊंगा संसद कांड पर राहुल गांधी के दोस्तों की उस गवाही के बारे में जो राहुल गांधी को धक्का मुक्की कांड में अरेस्ट भी करवा सकती है, उनकी परेशानी बढ़वा सकती है। पूरा देश देख रहा है, राहुल जी पे तमाम इन्होंने केस लगा रखे हैं, कभी नया नया एफआईआर निकालते हैं, झूठ बोलते हैं, पूरा देश देख रहा है। इससे ये दिखता है कि उनका डेस्परेशन लेवल क्या है। प्रियंका वाड्रा तो राहुल गांधी का बचाव करेंगी, लेकिन सच यह है कि राहुल गांधी पर बीजेपी सांसदों को धक्का देने के आरोप लगे हैं। एफआईआर हो चुकी है और इस धक्का मुक्की में बीजेपी सांसदों के साथ कोई बड़ी अनहोनी भी हो सकती थी। उनकी जान भी खतरे में पड़ सकती थी। जहां तक धक्का मारने वाली बात है, उसकी गवाही तो खुद राहुल गांधी के सहयोगी दे रहे हैं कि वहां पर धक्का मुक्की हुई थी। आप पहले जया बच्चन को सुनिए, जो समाजवादी पार्टी की सांसद है। जो वो कह रही है ना, आपको उसको बहुत गंभीरता से सुनना चाहिए। एक तरह से वो राहुल गांधी का बचाव करने का प्रयास कर रही है, लेकिन जो वो कह रही हैं उसमें वो फंस गई, क्योंकि जो वो कह रही हैं वो किसी गवाही से कम नहीं है कि कल संसद में क्या हुआ था, धक्का मुक्की हुई थी या नहीं हुई थी। एक बार जया बच्चन को सुनिए, फिर मैं आपको बताता हूं ये गवाही क्या है। सारंगी नाटक कर रहे हैं। उन्होंने क्या किया था अपने जीवन में, पहले उड़ीसा में उन्होंने क्या क्या चीजें की थी, वो बेकार थे। हम लोग सब हाउस के अंदर जा रहे थे, जिस तरह से इन लोग खड़े हुए, जिस तरह से इन लोग हम लोग को अंदर नहीं जाने दे रहे। अगर आपको सीढ़ी से ऊपर चढ़ना है, सारी सीढ़ी में ऐसे मोटे मोटे लोग, अगर वो गिरेगा तो दूसरे को तो लगेगा ही। बेकार का ड्रामा है। देखिए, मैं आपको एक चीज बताऊं, ये दोनों राजपूत जी और नारंगी जी और जो नागालैंड की महिला है, इससे बढ़िया परफॉर्मेंस तो मैंने अपनी करियर में कभी नहीं। जया बच्चन को फिल्मों में स्क्रिप्ट पढ़कर डायलॉग बोलने की आदत है। यहां स्क्रिप्ट थी नहीं। उन्होंने प्रयास तो अच्छा किया, लेकिन उन्होंने राहुल गांधी को ही फंसा दिया। जया बच्चन ने हालांकि बॉडी शेमिंग भी कर दी कि मोटे मोटे सांसद खड़े थे। उन्होंने महिला सांसद की भी बेइज्जती कर दी कि सब, इससे बड़ा ड्रामा मैंने नहीं देखा। सारंगी साहब को भी कह दिया कि वो ड्रामा कर रहे हैं। लेकिन जया बच्चन बोलते बोलते ये भी मान रही हैं कि वहां एक दूसरे पर लोग गिर रहे थे और गिरेंगे तो चोट लगेगी। यानी एक तरफ तो वो चोट को नौटंकी बता रही हैं, दूसरी तरफ ये भी कह रही हैं कि मोटे मोटे लोग खड़े थे, गिरेंगे तो चोट लगेगी। और वो ये भी कह रही हैं कि वो लोग रास्ता रोक के खड़े थे, हम लोग आगे बढ़ रहे थे, और उसके बाद कट फिर कहती हैं कि वो लोग मोटे मोटे लोग थे, गिरेंगे तो चोट लगेगी। यानी सीधी सी बात यह है कि वहां पर धक्का मुक्की हुई। ये जया बच्चन अपने बातों से एक तरह से साबित कर रही है। भाई वो कह रही है कि एक तो किसी को बॉडी शेविंग नहीं करनी चाहिए। कौन मोटा है पतला, ये बोलने का क्या तरीका है भाई कि मोटे मोटे लोग खड़े थे? कोई आपके बारे में कुछ बोल देगा तो आपको अच्छा लगेगा? और कह रही है कि वो लोग जाने नहीं दे रहे थे, हमको चढ़ना था। तो जो जाने नहीं दे रहा था वो अचानक खुद ही गिर जाएगा? ऐसा तो नहीं हो सकता। यानी जया बच्चन को सुन के ये लग रहा है कि वहां धक्का मुक्की हुई थी, ये उसकी गवाही दे रही। और आप सोचिए, बीजेपी की महिला सांसद फांगनोन कोन्याक, वो राहुल गांधी पे गंभीर आरोप लगा रही हैं, रो रही हैं। जया बच्चन ने उसका भी मजाक उड़ा दिया कि इससे अच्छी मैंने एक्टिंग नहीं देखी। ये खुद एक महिला है बॉस, सीनियर सांसद हैं।
कम से कम उनसे इतनी उम्मीद तो की जा सकती थी कि अगर एक महिला सांसद कोई गंभीर आरोप लगा रही है तो उसका समर्थन ना करें, लेकिन एक तरह से उसका मजाक तो ना बनाएं। क्योंकि बीजेपी की महिला सांसद फांगनोन ने राहुल गांधी पर कोई राजनीतिक आरोप नहीं लगाया। वो ऐसे आरोप थे जो महिला के प्रताड़ना से जुड़े थे, जिसके बारे में बताने में भी सांसद फांगनोन कोन्याक असहज हो रही थी। ये ऐसे आरोप थे जो एक महिला के सम्मान और इज्जत से जुड़े हुए थे। बीजेपी की महिला सांसद फांगनोन कोन्याक ने कहा था कि राहुल गांधी उनके बहुत करीब आकर खड़े हो गए थे, मैं बहुत अनकंफर्टेबल हो गई थी, राहुल गांधी उन पर चिल्ला रहे थे। सिर्फ जया बच्चन ही नहीं, कांग्रेस भी अब फांगनोन कोन्याक को टारगेट कर रही है। कांग्रेस सांसद हीबी ईडेन ने लोकसभा स्पीकर को लेटर लिखकर बीजेपी सांसद के आरोपों को झूठा बता दिया है। कह दिया है कि राहुल गांधी को बदनाम करने के लिए आरोप लगाए गए। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी को भी आप सुन लीजिए, वो तो बीजेपी की महिला सांसद पर उल्टे ही आरोप लगा रहे हैं कि सांसद फांगनोन कोन्याक उनका रास्ता रोक रही थी। मतलब ये जैसे राहुल गांधी ने नहीं कहा कल सारंगी साहब के पास जाकर कि इन्होंने मुझे धक्का दिया, वैसे ही अब प्रमोद तिवारी कह रहे हैं कि वो महिला सांसद उनको रोक रही थी। एक बार उनको सुनिए, फिर मैं बताता हूं कि धक्का मुक्की कांड पर राहुल के दोस्तों की दूसरी गवाही क्या कहती है। मैं जा रहा था, मुझे यही महिला सदस्य, क्या नाम है उनका, हो यूं करके रोक रही, तो मैं तो डर गया। तो जो कुछ हो रहा था, अरे यार, नागालैंड वाली, क्या नाम उनका, कोन्याक, पी कोन्याक जी, मैंने तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान में रखते हुए पीछे हट गया। मैं ये डर गए जैसे 70 साल के पतले दुबले व्यक्ति, बुजुर्ग व्यक्ति सारंगी साहब ने राहुल गांधी को धक्का दे दिया, वैसे ही महिला सांसद इनको रोक रही थी और ये डर गए, अरे बाप रे मेरी सेहत पता नहीं क्या हो जाएगा। राहुल गांधी के डिफेंस में न जाने अब क्या क्या कहा जा रहा है। कांग्रेस राहुल गांधी पर बोली जा रही हर बात को ही झुठला दे रही है। पुलिस के जांच को खत्म होने का भी इंतजार नहीं कर रही। लेकिन राहुल गांधी के इंडिया अलायंस के साथी जो बातें कह रहे हैं वो तो राहुल गांधी के खिलाफ एक तरह से गवाही है। उसको कैसे झुठलाइएगा भाई? जया बच्चन बोली ना, वहां मोटे मोटे लोग खड़े थे, गिरेंगे तो चोट तो लगेगी। मतलब कोई आदमी खड़े खड़े खुद ही तो नहीं गिर गया होगा कि मैं गिर जाता हूं पीछे वाले को चोट लगाता हूं, इसका मतलब किसी ने पुश किया होगा। धक्का मुक्की कांड पर आप राहुल गांधी के एक और दोस्त की गवाही सुनिए जो इंडिया अलायंस से ही है। यह गवाही नंबर 2 है। यह है समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव की गवाही, जो कल की घटना के वक्त संसद के मकर द्वार यानी संसद के एंट्रेंस पर ही खड़ी थी। डिंपल यादव ने भी जाने अनजाने में यह बात मान ली कि उस वक्त मकर द्वार पर काफी लोग थे, कुछ ऊपर जा रहे थे, कुछ रास्ता रोक रहे थे, इसलिए फंबल तो होगा ही, कुछ लोग गिरेंगे ही। सुनिए डिंपल यादव ने क्या कहा। सब लोग स्टेज में खड़े हुए थे और जहां सब स्टेज में खड़े थे और जहां ऊपर जाने के प्रयास में थे, क्योंकि एंट्रेंस तो वही है पार्लियामेंट से, अंदर तो 11 बजे अंदर मकर द्वार से ही जाना है सब एमपीज को, और जहां बीजेपी वालों ने रास्ता रोकने का काम किया, तो डेफिनेटली जब इतने सारे लोग हैं, एक लोग ऊपर जाना चाह रहे हैं, एक लोग रोक रहे हैं, तो जो उसका जो रिपरकशन हुआ, जो एक फंबल हुआ, तो पीछे जो स्टेज में लोग थे वो डेफिनेटली वो गिरेंगे ही गिरेंगे, बिकॉज स्टेज में आप खड़े हैं, आप बैलेंस कैसे बनाएंगे स्टेज में, एंड इतने बुजुर्ग लोग हैं, कैसे बैलेंस बना पाएंगे? तो इसके लिए केवल भारतीय जनता पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिम्मेदार है। डिंपल यादव का यह बयान भी बहुत अहम है। वो साफ साफ कह रही हैं कि इतनी भीड़ में सीढ़ियों पर जो लोग थे वो तो गिरेंगे ही, बुजुर्ग लोग कैसे बैलेंस बनाएंगे? यानी डिंपल यादव ने यह मान लिया कि बीजेपी के सांसद सच में गिरे थे, कोई नौटंकी नहीं हो रही थी वहां पर। वो कोई झूठ नहीं बोल रहे कि अरे ऐसे ही चोट लग गया है और झूठ मूठ का नाटक कर रहा है, जैसा इंडी गठबंधन माहौल बना रहा गया, चोट लगी नहीं, गिरे नहीं, झूठे नाटक कर रहे हैं। डिंपल यादव भी मान रहे हैं कि वहां तो लोग गिरेंगे ही। दूसरी बड़ी बात जो आपको ध्यान देनी चाहिए इस बात में, इसलिए मैं कह रहा हूं ना कि ये गवाही से कम नहीं है। वो कह रही हैं कि एक लोग चढ़ने का प्रयास करेंगे तो दूसरे तो गिरेंगे ही। इसका मतलब यह है कि बीजेपी के सांसद वहां खड़े थे, चढ़ने का जबरदस्ती का प्रयास हुआ, इसलिए वहां पर लोग पीछे बैलेंस गड़बड़ा गए और गिर गए। सवाल यह है बीजेपी नहीं जाने दे रही है तो धक्का मार के घुसेंगे, इसका मतलब तो यही हुआ। आपको वहां पे कॉरिडोर बना हुआ था, मैंने आपको दिखाया। कॉरिडोर नहीं बना दिख रहा था, आपको लोगों को, सिक्योरिटी को बुला के बोलना था कि इनको हटाइए भाई, ये नहीं जाने दे रहे हैं।
या आप धक्का मार के घुस जाइएगा। इसका मतलब वहां धक्का मुक्की हुई है, धक्का मार के ऊपर चढ़ने का प्रयास हुआ है, उसी में ये कांड हुआ है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये दोनों गवाहियां बड़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन इधर राहुल गांधी पर एफआईआर हुई, उधर उन्हें ऐसे नेता का साथ मिल गया जो काफी दिनों से उनसे दूरी बना रहे थे। आज अखिलेश यादव राहुल गांधी के समर्थन में उतर गए। अखिलेश यादव ने आज इस मुद्दे पर लोकसभा स्पीकर से मुलाकात की, लेकिन अखिलेश यादव भी बिना मकसद बिना मतलब के स्पीकर से ना मिलते अगर उन्हें इस बात की चिंता ना होती कि उनका भी एक सांसद यूपी में बुरी तरह से घिरा हुआ है। अखिलेश यादव के एक सांसद जियाउर रहमान बर्क के खिलाफ यूपी में ताबड़तोड़ एक्शन चल रहा है और अखिलेश यादव को पता है कि आज अगर राहुल गांधी का साथ देंगे तो कल को कांग्रेस भी उनके साथ खड़ी होगी, क्योंकि उनके खुद के सांसद सपा के कभी भी जेल जा सकते हैं, कभी भी गिरफ्तार हो सकते हैं, क्योंकि वो संभल वाले मामले में आरोपी नंबर 1 भी है। अखिलेश यादव को पता है कि अगर अपने सांसद के पक्ष में विपक्ष का समर्थन चाहिए तो राहुल गांधी का भी बचाव करना हो। अखिलेश यादव ने भी बीजेपी सांसदों को लगी चोट को ड्रामा बताने की कोशिश की। सुनिए अखिलेश यादव को, फिर आपको बताऊंगा कि राहुल गांधी कहां हैं। एफआईआर होने के बाद आज वो संसद में हुए प्रदर्शन से गायब क्यों थे? फरक्काबाद वाले तो नकली सर्टिफिकेट से जीत करके आए हैं, केवल सर्टिफिकेट से जीते हैं वो। और मैं तो कहूँगा उनके इलाज के लिए हम लोग मदद करना चाहते हैं। और आपको भी पता होगा कितनी किसको चोट लगी, आपसे बेहतर कौन है, सब कैमरे आपके पास हैं। अब आपका चेहरा भी बता रहा है कुछ ऐसा है जो हम नहीं जानते हैं। इधर राहुल गांधी को लेकर तूफान मचा है, उधर आज राहुल गांधी पूरे सीन से ही गायब रहे। दावा है कि आज राहुल गांधी संसद तो आए लेकिन कांग्रेस के प्रोटेस्ट में शामिल नहीं हुए। वो एक निजी कार्यक्रम से पंजाब के मोहाली चले। राहुल गांधी के मोहाली में होने की तस्वीरें सामने आई हैं, जहां वो सीनियर वकील आरएस चीमा की बेटी की शादी में शामिल हुए। यह शादी मोहाली के फॉरेस्ट हिल्स में हुई। मोहाली एयरपोर्ट पर राहुल गांधी का स्वागत चंडीगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष ने किया। कार्यक्रम था, शादी में जाना था, लेकिन लोग पूछ रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं राहुल गांधी को चिंता थी आज संसद गए तो कहीं ज्यादा हंगामा ना हो जाए। आप सोचिए, संसद में इतना बड़ा कांड हो गया, पहली बार नेता विपक्ष के ऊपर अपने ही साथी सांसदों पर हमले के आरोप लग गए। राहुल गांधी जो है वो कोई लोड लेते नहीं दिख रहे। इसी बात से बीजेपी भड़की हुई, अपने सांसदों को लगी चोट से आहत है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी तो इतने गुस्से में हैं कि वो कहने लगे कि अगर राहुल गांधी पर 2-4 हाथ दे दिए होते तो। सुनिए बीजेपी सांसद मनोज तिवारी क्या कह रहे हैं। राहुल गांधी, अगर हम वहीं खड़े थे, हम राहुल गांधी जी को अगर 2-4 हाथ दे दिए होते तो आप सोचो हमारी बेइज्जती नहीं होती, हमारी पार्टी की बेइज्जती नहीं होती, हमको हमारे एफआईआर नहीं होता। राहुल गांधी ने मारा है सांसद को, राहुल गांधी के पैर होना ही चाहिए। बीजेपी के सांसद तो गुस्से में हैं क्योंकि उनके साथी का सिर फूटा है, उनके बुजुर्ग सांसद का खून बहा है और यहां राहुल गांधी को इसकी कोई परवाह दिख नहीं रही। इसलिए तो बीजेपी ने राहुल गांधी पर कोई नरमी नहीं दिखाई, तुरंत एफआईआर करवा दी। एफआईआर बीजेपी के सांसद हेमांग जोशी ने करवाई। हेमांग जोशी वडोदरा से सांसद हैं। उनका दावा है कि उनके सामने ही राहुल गांधी ने धक्का मुक्की की थी। हेमांग जोशी ने एफआईआर में जो बताया उसके मुताबिक 19 दिसंबर को सुबह 10 बजे एनडीए सांसद संसद के मकर द्वार पर प्रदर्शन कर रहे हैं। सुबह 10:40 के करीब राहुल गांधी वहां पहुंचे। हेमांग जोशी ने बताया कि संसद की सिक्योरिटी ने राहुल गांधी से कहा था कि वो मकर द्वार पर जो साइड में रास्ता बना है वहां से निकल सकते हैं, लेकिन राहुल गांधी ने आपराधिक मंशा की वजह से संसद की सिक्योरिटी के इंस्ट्रक्शन को इग्नोर किया और प्रदर्शन के बीच धक्का मुक्की की। राहुल गांधी ने अपने साथ साथ इंडी गठबंधन के बाकी सांसदों को भी धक्का मुक्की के लिए उकसाया और एनडीए सांसदों की सुरक्षा को खतरे में डाल दिया। हेमांग जोशी ने कहा कि राहुल गांधी और उनके साथ मौजूद बाकी सांसदों ने जानबूझकर ताकत के साथ बीजेपी सांसद मुकेश राजपूत और प्रताप सारंगी को धक्का दिया। मुकेश राजपूत और प्रताप सारंगी और बाकी सांसद सीढ़ियों पर खड़े थे। राहुल गांधी के धक्का देने से मुकेश राजपूत और प्रताप सारंगी सीढ़ी से गिर गए। मुकेश राजपूत के सिर के पिछले हिस्से पर चोट लगी, प्रताप सारंगी के माथे पर चोट लगी। शिकायत में कहा गया कि राहुल गांधी अच्छी तरह जानते थे कि उनके धक्का देने से एनडीए सांसद गिर सकते हैं, उन्हें गंभीर चोट लग सकती है। इसके बावजूद उन्होंने जानबूझकर धक्का दिया। राहुल गांधी ने खुद तो धक्का मुक्की की, साथ में इंडी गठबंधन के बाकी सांसदों को भी इसके लिए उकसाया। यानी इस धक्का मुक्की के कांड में सिर्फ अकेले राहुल गांधी नहीं बल्कि बाकी लोग भी शामिल थे, यह आरोप लग रहा है। एफआईआर में भी आरोप के तौर पर राहुल गांधी और अन्य लिखा हुआ है, यानी जांच में बाकी लोगों का नाम भी सामने आ सकता है। इसलिए बीजेपी राहुल गांधी पर कोई नरमी बरतने के मूड में नहीं है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने तो साफ कह दिया कि राहुल गांधी पर पुलिस का एक्शन होना ही चाहिए। एक बार केंद्रीय मंत्री को सुनिए, फिर बताऊंगा कि क्या राहुल गांधी गिरफ्तार होने वाले हैं या नहीं। कांग्रेस के पास बोलने के लिए कुछ नहीं बचा
तो अब हाथापाई पे उतर के आया। तो राहुल गांधी खुद एक नेता है और खुद इस तरह से धक्का मुक्की करना ये तो शोभा नहीं देता है। तो इसलिए हमारे सांसदों का कहना है कि राहुल गांधी के खिलाफ में पुलिस कार्रवाई भी होना चाहिए और साथ साथ में राहुल गांधी जी देश से माफ़ी मांगना चाहिए। ये हमारे एमपी का जो डिमांड है वो तो जायज़ है। राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर तो हो गई, लेकिन अब आगे क्या होगा यह भी आपको जानना चाहिए। बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि क्या राहुल गांधी अरेस्ट होंगे, नहीं होंगे, क्या होगा। हम आपको पूरी डिटेल बताते हैं, नियम, कायदे, कानून और एफआईआर में दर्ज धाराएं क्या कह रही। राहुल गांधी के खिलाफ जो केस है उसकी जांच दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई। क्राइम ब्रांच ने अपनी जांच शुरू भी कर दी है। पुलिस सबसे पहले घायल सांसदों यानी मुकेश राजपूत और प्रताप सारंगी के बयान दर्ज करेगी। उसके बाद पुलिस सीसीटीवी और वीडियो फुटेज की भी जांच करेगी। घटना से जुड़े तमाम सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल वीडियो की पड़ताल करेगी। मीडिया के पास मौजूद फुटेज को भी सबूत के तौर पर जमा किया जा सकता है। संसद से सीसीटीवी फुटेज के लिए दिल्ली पुलिस लोकसभा स्पीकर से परमिशन भी लेगी। धक्का मुक्की वाली घटना का रिक्रिएशन भी पुलिस कर सकती है। उसके बाद पुलिस राहुल गांधी और अन्य सांसदों को नोटिस भेज सकती है। सबसे पहले घटनास्थल पर मौजूद सांसदों से पूछताछ की जा सकती है। उसके बाद राहुल गांधी को समन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। यह मामला बेहद संवेदनशील है, इसलिए पुलिस पूरी सावधानी के साथ इस मामले की जांच कर रही है। राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज एफआईआर में कौन कौन सी धाराएं लगी हैं और उनके तहत क्या सजा मिल सकती है वो भी आपको डिटेल बताता हूं। भारतीय न्याय संहिता उसकी धारा 115 लगाई गई है, जिसका मतलब है जानबूझकर चोट पहुंचाना। जानबूझकर चोट पहुंचाना यानी ये सब जानबूझकर किया गया, ये आरोप लग रहा है। 1 साल की सजा है इसमें और 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है और सजा दोनों हो सकती है। धारा 117 जानबूझकर गंभीर चोट पहुंचाना, इसमें 7 साल तक की सजा हो सकती है, जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इसके अलावा धारा 125 जीवन और व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालना, इसमें 3 साल तक की सजा और 10,000 रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। सजा और जुर्माना दोनों हो सकते हैं। धारा 131 आपराधिक बल का प्रयोग करना, 3 महीने की इसमें सजा है, 1,000 का जुर्माना, दोनों भी हो सकते हैं। धारा 351 आपराधिक धमकी, इसमें 7 साल तक की सजा और जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। हालांकि राहुल गांधी के खिलाफ जो धाराएं लगी हैं उसमें अगर उनकी गिरफ्तारी हो भी जाती है तो उन्हें बेल मिल जाएगी। क्यों भाई? क्योंकि राहुल गांधी पर धारा 117 और धारा 125 लगी है। ये ऐसी धाराएं हैं जिसमें पुलिस को गिरफ्तारी के लिए वारंट की जरूरत नहीं होती। हालांकि इन धाराओं में गिरफ्तारी जरूरी नहीं है। साल 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने यह गाइडलाइन जारी की थी कि ऐसे अपराध जिसमें 7 साल तक की सजा का प्रावधान है या उससे कम सजा का प्रावधान है तो उसमें गिरफ्तारी मैंडेटरी नहीं है, मतलब जरूरी नहीं है। और राहुल गांधी पर जो धाराएं लगी हुई हैं उसमें मैक्सिमम सजा 7 साल तक की है। इसके अलावा ये वैसी धाराएं हैं जिसमें बेल मिल सकती है। ऐसे मामलों में कोर्ट यह मानती है कि बेल मिलना आरोपी का अधिकार होता है। इसलिए अगर राहुल गांधी गिरफ्तार हो भी गए तो वो लंबे वक्त जेल में नहीं रहेंगे। हो सकता है इधर गिरफ्तार हो और उधर उन्हें बेल मिल जाए, यह भी स्थिति बन सकती है। तो जिन्हें लग रहा है कि राहुल गांधी जेल चले जाएंगे, वैसी कोई स्थिति बनती भी दिख नहीं रही है। लेकिन अब यह समझिए कि राहुल गांधी अगर गिरफ्तार हो गए तो उसका सियासी इंपैक्ट क्या होगा। भाई राहुल गांधी गिरफ्तार हुए तो कांग्रेस तुरंत विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर देगी। हो सकता है कि राहुल गांधी की गिरफ्तारी के विरोध में इंडी गठबंधन भी एकजुट हो जाए। गिरफ्तारी से सारा फोकस राहुल गांधी पर आ जाएगा। इंडी गठबंधन में राहुल गांधी का कद बढ़ जाएगा। लेकिन राहुल गांधी के जेल जाने से बीजेपी को कोई नुकसान भी नहीं होगा, क्योंकि अगले साल सिर्फ दिल्ली और बिहार में चुनाव है। अगर इसको चुनाव से जोड़कर देखिएगा तो दिल्ली में साल के शुरुआत में चुनाव है। दिल्ली चुनाव में राहुल गांधी की गिरफ्तारी के मुद्दे से बीजेपी से ज्यादा इंडी गठबंधन को ही नुकसान होगा, केजरीवाल को नुकसान होगा। खासतौर पर केजरीवाल को नुकसान इसलिए होगा क्योंकि अगर राहुल गांधी के लिए सेंटीमेंट गया तो वो केजरीवाल का वोट काटेंगे, बीजेपी का नहीं। बिहार में तो चुनाव अगले साल के अंत में नवंबर के आसपास होना है, तब तक तो यह मामला ही ठंडा पड़ जाएगा। यानी राहुल गांधी अगर गिरफ्तार हुए भी तो उसका कोई चुनावी और सियासी इंपैक्ट नहीं दिखेगा। दूसरी बात, राहुल गांधी की गिरफ्तारी से बीजेपी को फायदा ही होने की उम्मीद है। वो देश में यह मैसेज दे सकती है कि कानून सबके लिए बराबर है, कोई अगर गलत काम करेगा तो उस पर एक्शन होगा, फिर चाहे कितना भी सियासी नफा नुकसान हो। वैसे भी राहुल गांधी को लेकर कुछ बीजेपी समर्थक इस बात से नाराज रहते हैं कि राहुल गांधी के जॉर्ज सोरोस से कनेक्शन के आरोप के बावजूद, अमेरिका के डीप स्टेट से कनेक्शन के आरोप के बावजूद उन पर कोई एक्शन नहीं होता। उन समर्थकों को भी जवाब मिल जाएगा कि भाई राहुल गांधी ने कुछ गलत किया है तो कानूनी प्रक्रिया के तहत
उन पर एक्शन हो रहा है। राहुल गांधी अभी नेता विपक्ष हैं, इसलिए यह सवाल है कि क्या एफआईआर से राहुल गांधी की सदस्यता चली जाएगी या नेता विपक्ष होने की वजह से वो गिरफ्तारी से बच जाएंगे। आपको इसके नियम भी समझने चाहिए। लोकसभा के नियम 232 के मुताबिक किसी भी सांसद की गिरफ्तारी तभी हो सकती है जब लोकसभा स्पीकर की अनुमति ली जाए, चाहे संसद चल रहा हो या न चल रहा हो। यानी राहुल गांधी को गिरफ्तार करने से पहले दिल्ली पुलिस को लोकसभा स्पीकर की अनुमति लेनी होगी अगर वो राहुल गांधी को गिरफ्तार करना चाहती है। स्पीकर को यह भी बताना होगा कि सांसद को किस गुनाह, किन धाराओं के तहत गिरफ्तार किया जा रहा है। बहुत से सवाल इस बात को लेकर भी लोगों के मन में है कि अगर राहुल गांधी गिरफ्तार हो गए तो क्या उनकी सदस्यता भी चली जाएगी। यह बात सच है कि जिन धाराओं के तहत राहुल गांधी पर एफआईआर दर्ज हुई है उसमें ये 3 ऐसी धाराएं हैं जिनकी वजह से राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता जा भी सकती है। लेकिन यह तभी होगा जब इस पूरे मामले की सुनवाई हो जाएगी और राहुल गांधी कोर्ट से दोषी साबित हो जाएंगे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के सेक्शन 8 के तहत अगर उन्हें कम से कम 2 साल या उससे ऊपर की सजा होती है, ऐसी स्थिति में उनकी लोकसभा सदस्यता चली जाएगी और उनके 6 साल चुनाव लड़ने पर भी रोक लग जाएगी। जैसे अभी कुछ दिन पहले एक मामले में उनकी सदस्यता गई थी, लेकिन अभी तो यहां एफआईआर ही हुई है, तो राहुल गांधी की सदस्यता जाने का कोई सीन ही नहीं। राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने भी मोर्चा खोला हुआ है। निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन और सदन के अपमान का नोटिस दे दिया है। निशिकांत दुबे का आरोप है कि गृह मंत्री अमित शाह के बयान को तोड़ मरोड़कर शेयर किया गया। स्पीकर से अपील है कि मामले को विशेषाधिकार समिति के पास भेजा जाए और जब तक समिति फैसला नहीं करती राहुल गांधी को लोकसभा से निलंबित कर दिया जाए। निशिकांत दुबे वो सांसद हैं जो कल धक्का मुक्की के वक्त मौके पर मौजूद थे, जो राहुल गांधी पर उस वक्त भड़क रहे थे। आज निशिकांत दुबे ने कांग्रेस के उन आरोपों का भी जवाब दिया जिसमें कांग्रेस कह रही है कि मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ भी धक्का मुक्की हुई थी। एक बार सुनिए निशिकांत दुबे इस पर क्या जवाब दे रहे हैं। उस तरफ तो 150-200 कैमरा था, तो मैंने कहा एक भी कैमरा से कोई फुटेज दिखा दीजिए। पत्रकार तो हमारे नहीं है ना, जिस तरफ से वो आ रहे थे उधर तो केवल कैमरा ही था ना, जिस तरफ प्रताप सारंगी जी गिरे वो उधर तो कोई कैमरा ही नहीं था। तो एक भी फुटेज दिखा दीजिए ना, या उनके चमचे जो बना रहे थे फुटेज वो दिखा दें। झूठ का कोई पाँव नहीं होता है, और मैं बताऊं ये लोग झूठ की पराकाष्ठा। इधर कांग्रेस इस बात को मुद्दा बना रही है कि कांग्रेस की शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। कांग्रेस ने कहा कि धक्का मुक्की वाली घटना के बाद लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी लिखी गई, पुलिस में भी शिकायत की थी कांग्रेस ने, लेकिन दोनों का ही कोई जवाब नहीं मिला। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई को भी सुनिए। हमारे तरफ से भी चिट्ठी गई कि प्रियंका गांधी जी लोकसभा के महिलाओं सांसदों पर ऐसा कल हुआ, उस चिट्ठी का कोई जवाब क्यों नहीं? ना सदन के अंदर कोई जवाब, और जो एफआईआर दर्ज किए गए ना उसका कोई जवाब। सूत्रों से खबर यह भी मिल रही है कि कांग्रेस की शिकायत को भी दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच देख रही है। उधर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज आरएमएल हॉस्पिटल में बीजेपी के दोनों घायल सांसदों से मुलाकात की। बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी को सिर में गंभीर चोट लगी थी और उनको आईसीयू में रखा गया है। फर्रुखाबाद से बीजेपी सांसद मुकेश राजपूत भी आरएमएल में एडमिट हैं, उनको भी चोट आई है। शिवराज सिंह चौहान ने दोनों नेताओं से मिलकर उनकी सेहत का हाल भी जाना। बीजेपी के दोनों घायल सांसदों की तबीयत अब कैसी है वो भी आपको बताता हूं। राम मनोहर लोहिया अस्पताल ने दोनों सांसदों का मेडिकल बुलेटिन जारी किया, जिसके मुताबिक प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत दोनों की हालत स्थिर है। दोनों ही सांसदों का ब्लड प्रेशर कंट्रोल में है। मुकेश राजपूत को सिर में भारीपन है और चक्कर आ रहे हैं। प्रताप सारंगी दिल के मरीज हैं, उन्हें निगरानी में रखा गया है। दोनों ही सांसद अभी एक दिन और आईसीयू में ही रहेंगे। प्रोटोकॉल के मुताबिक दोनों सांसदों को मेडिकल ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। वो कब डिस्चार्ज होंगे इस पर फैसला आगे होगा। लेकिन फिलहाल राहुल गांधी के लिए मुसीबत खत्म होती नहीं दिख रही। पाठशाला में अगली क्लास। सीएम योगी ने अयोध्या पहुंचकर सनातन पर ऐसा क्या कहा जो राहुल, अखिलेश, ओवैसी तीनों हजम नहीं कर पाएंगे। इधर राहुल, उधर संभल में अखिलेश के सांसद की गिरफ्तारी का टाइम पास आ रहा है क्या? योगी आदित्यनाथ ने किसके लिए कहा कि उसका तो वंश ही नष्ट हो गया? अब इसका चैप्टर। संभल के मुद्दे पर अखिलेश यादव, राहुल गांधी और ओवैसी ने मोदी योगी के खिलाफ खूब फील्डिंग की थी, लेकिन योगी ऐसी ताबड़तोड़ बैटिंग कर रहे हैं कि अब संभल के मामले में ना अखिलेश नजर आ रहे हैं, ना राहुल गांधी, ना ओवैसी। एक तरफ संभल में योगी दनादन एक्शन ले रहे हैं, दूसरी तरफ अपने धुआंधार बयानों से सनातन विरोधियों के छक्के छुड़ा रहे हैं। आज योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे, वहां भी वो सनातन और संभल के इतिहास का जिक्र करना नहीं भूले। योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में सबसे पहले हनुमानगढ़ी मंदिर पहुंचकर दर्शन किए।
हनुमान जी की आरती उतारी और पूरे विधि विधान से पूजा की। योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या के सिद्ध अशरफी भवन मंदिर में हुए महायज्ञ में भी हिस्सा लिया। वो करीब 1 घंटे तक महायज्ञ में मौजूद है। महायज्ञ में आहुति देने के बाद योगी आदित्यनाथ ने संभल और सनातन पर बड़ा संदेश दिया। योगी आदित्यनाथ ने यह भी साफ कर दिया कि अब सबको सनातन का सम्मान करना ही होगा।